Hello everyone. Hey guys. So here I am with a new session on electrochemistry. So this is a topic you people were struggling, but ये टॉपिक बहुत आसान है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं डिपेंडिंग ऑन द नर्स इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बेसिस पे, या कंडक्टेंस यानी कि तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हुआ उस पर, या फिर एक लास्ट टॉपिक है तुम्हारा कॉलरॉयश लॉ. तो जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स इसमें से कवर होते हैं सब पे डायरेक्ट ही क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड. अगर आपको पता है कि डेल्टा जी कब नेगेटिव होता है, डेल्टा ई यानी कि तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंसेस हैं, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होता है, तो यू कैन ईजीली हिट द टॉपिक. ओके, तो इस टॉपिक को कई बार लगता है कि थोड़ा लेंदी है, बट इट्स नॉट एट ऑल लेंदी, बट इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना. तो जब कोई चीज़ इंटरेस्टिंग होती है तो वो ज़्यादा लेंदी नहीं रहती है. तो करते हैं आज का ये जो मेरा 1 घंटे का सेशन रहेगा तुम लोगों के साथ. दैट विल मेक श्योर कि तुम्हारे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. यू विल बी एबल टू गेट 4 मार्क्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. मैं वही टॉपिक्स तुम्हारे लिए पिक कर रही हूँ जहाँ से हाई चांसेस हैं जेई में क्वेश्चंस आने के. ठीक है, यानी कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर्स हैं हमारे जेई के लिए. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ऑल दैट. सो इफ़ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेट अस बिगिन विद इट. और धूम मचाते हैं फिर इस टॉपिक में भी. सो लेट्स बिगिन. तो अप्रॉक्सीमेटली 8 क्वेश्चन करेंगे, है ना. तो 8 क्वेश्चन विल मेक श्योर, हेलो शगनिक, तो 8 क्वेश्चंस विल मेक श्योर कि तुम्हारे 6 to 7 कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, है ना. एक आध क्वेश्चन ही रिपीट होने वाला है, अदरवाइज ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स. सो लेट्स बिगिन विद दैट. ठीक है, तो मैं तुमसे सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं करूंगी, आई विल बी डिस्कसिंग द होल कॉन्सेप्ट. सो प्लीज बी विद मी ऑल टुगेदर. तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ये एक क्वेश्चन है, द सेल पोटेंशियल. बहुत पेशेंसली आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और फिर इसे करना. ठीक है, द सेल पोटेंशियल फॉर जिंक दैट इज Zn+2 aqueous SnX plus Sn इज 0.801 वोल्ट. तो यानी कि ये क्या दे रखा है आपको, अगर आप देखोगे तो सेल पोटेंशियल दे रखा है, यानी कि ई सेल दे रखा है. ठीक है, एट 298 केल्विन पे ये होता है हमारा. तो ये ई सेल दे रखा है ना. ठीक है, पक्का ई नॉट सेल तो नहीं है ना. नो, सो दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज द सेल पोटेंशियल. तो आपको ई सेल दे रखा है यहाँ पे विच इज 0.801 वोल्ट. ठीक है, सेल आपको क्या दिया हुआ है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें सेल क्या दिया हुआ है. दैट इज Zn से Zn+2 विच इज इन द एक्वस कंडीशन. बिल्कुल, ये कुछ डाटा तो ऐसा है कि हमें ना लिखते चलना चाहिए, क्वेश्चन को करते चलना चाहिए. Okay, and then this is Sn. The reaction quotient for the above reaction is 10⁻². तो यानी कि ये क्वेश्चन हमारा नर्स्ट इक्वेशन पर है और कह रहा है जो इसके लिए रिएक्शन क्वोशिएंट होता है दैट इज इक्वल्स टू 10⁻². मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है तो आई विल टेल यू. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन इज, यानी कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन में यहाँ पे जो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, यानी कि तुमसे n का वैल्यू पूछा जा रहा है. दिस इज अ क्वेश्चन. और ई नॉट फॉर दिस एंड दिस की वैल्यू तुम्हारे को दे रखी है जो कि ये है. ओके, सो एंड 2.303 RT/F का वैल्यू भी दे रखा है, यानी कि बहुत कुछ दे रखा है. एंड दिस होल क्वेश्चन इज फ्रॉम द नर्स्ट इक्वेशन. तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज द नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन को स्टडी करने जा रहा है. ये इक्वेशन हमारे को रिलेशनशिप बताता है ई सेल में और ई नॉट सेल में. ठीक है, यानी कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303 RT/NF. जब मैंने यहाँ पे 2.303 लिया, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि मैं लॉग लेने वाली हूँ. अगर मैं 2.303 नहीं लेती तो मैं ln लेती. इस एक्सप्रेशन में तुम हमेशा 2.303 लेना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे को ज़्यादातर वैल्यूज़ दी होगी. 2.303 RT/F का वैल्यू ये होता है, दैट इज़ 0.06 वोल्ट. तो हमेशा ये लेना. तो log Q यानी कि रिएक्शन कोशेंट. अब हम समझते हैं कि ये रिएक्शन कोशेंट क्या होता है. सबसे पहले इस Q को समझते हैं. तो अगर तुमने ये इक्वेशन लिखी है दैट इज Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव एंड देयर इज अ सॉल्ट ब्रिज SnX+2 Sn.
Sn x प्लस 2Sn। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है दिस इज अ पार्ट विच अकर्स एट एनोड, और जो राइट पार्ट होता है ये होता है हमारा कैथोड पे। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, इसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है LOAN, यानी कि लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होता है एंड इट इज़ एन एनोड, तो यानी कि एनोडिक हाफ रिएक्शन, एनोडिक हाफ रिएक्शन। तो एनोडिक हाफ रिएक्शन हमारी क्या होगी कि Zn से Zn प्लस 2 बन रहा है विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आपकी कैथोडिक हाफ रिएक्शन क्या होगी, कैथोडिक हाफ रिएक्शन यानी कि जहाँ पे रिडक्शन होता है, यानी कि Sn प्लस एक्स में कुछ एक्स इलेक्ट्रॉन को तुम क्या करोगे, ऐड करोगे टू गेट यू Sn। ठीक है, आपको ये मिलेगा। अब क्वेश्चन में हमारे को दो चीज़ें और दे रखी थी हमारे को, यानी कि E0 वैल्यूज दे रखी थी, राइट। गुड इवनिंग सुजल एंड एवरीवन। तो आपको E0 वैल्यूज दे रखी थी। E0 यानी कि E0 हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, चेक कर लो, प्लस 2 to 0 रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी प्लस x to 0 यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल है। तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का दे रखा था। तो Zn का क्या दे रखा था, यानी कि Zn प्लस 2 to 0 का हमें दे रखा था माइनस का 0.76, माइनस का 0.76। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम। और एक सेकेंड, हाँ, और यहाँ पे हमारे को E0 दे रखा है Sn प्लस एक्स टू Sn के लिए, वो दे रखा है प्लस का 0.008, यानी कि प्लस का 0.008 ये दे रखा है। अब ये हमारा क्यू क्या होता है, अब आप इसकी नेट रिएक्शन निकालोगे, और जब तुम इसकी नेट रिएक्शन निकालोगे तो वो निकल कर आएगी Zn प्लस Sn प्लस एक्स प्लस x इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Zn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Sn। और जो आपका रिएक्शन कोशेंट होता है इज बेसिकली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sn प्लस x, ये आपका रिएक्शन कोशेंट होता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज Zn प्लस 2 अपॉन Sn प्लस x, यानी कि रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू दे रखी है फॉर द अबव रिएक्शन इज 10⁻²। तो इन्होंने कहा इसकी वैल्यू 10⁻² है। समझ आया क्यों क्या होता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ आयन लोगे, क्योंकि एक्व सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आयन जाएगा और उसी की कॉन्सेंट्रेशन जाएगी। ठीक है, ये बात हुई। अब ये आता है हमारा ये E0 सेल क्या होता है। अब इस E0 सेल को समझ लेते हैं। दिस इज बेसिकली दी जो भी हमारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स में जो डिफरेंस है, यानी कि मेरी रिएक्शन हो रही है एनोड पे और कैथोड पे, तो एनोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कैथोड इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है डिफरेंस है वो कितना है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो ये होता है आपका E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, और ये हम दोनों ही रिडक्शंस लेंगे, यानी कि मेरे को यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल्स लेने हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वहाँ पे भी आपको सारी की सारी वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में दी होती हैं। ठीक है, तो तुम रिडक्शन पोटेंशियल्स लोगे यहाँ पे, और जो कि हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो कैथोड पे क्या था, सो दिस वाज माय कैथोडिक हाफ रिएक्शन, जो कि था आपका कैथोड, यानी कि E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, यानी कि Sn, कैथोड पे तो यही हो रहा है ना, Sn प्लस एक्स टू Sn माइनस E0 ऑफ Zn प्लस 2 टू Zn, ये आपको निकालना है। और Sn प्लस एक्स टू Sn कितना दे रखा है, पॉजिटिव का 0.008 माइनस ये हो गया तुम्हारा माइनस का 0.7, आई थिंक 0.767 समथिंग था, 0.763। So when you will I'm sorry, so when you will solve it, ये माइनस का है ना, और हम यहाँ पे माइनस ही कर रही है, कैथोड E0 ऑफ कैथोड माइनस एनोड, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दिस एंड दिस, तो यानी कि 6371, तो ये आ जाएगा 0.771, ये वोल्ट आएगा आपका। तो यानी कि आपका E0 सेल भी आ गया। अब आपको क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहे हैं इन द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज। तो मुझे ये जानना है कि मेरा n कितना है, व्हाट इज माय n हेयर। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, ये मुझे यहाँ पे पता लगाना है। तो n की वैल्यू आपको पता लगानी है।
जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज। ई सेल भी तुम्हें दे ही रखा है, अब सब कुछ मैंने निकलवा दिया, अब एक बारी सॉल्व करो। चलो, put all the values and try to get your answer. I am changing the color of the pen, white ले लेते हैं आप, क्योंकि अब तो मेन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है। तो Zn दे रखा था 0.801, तो ई सेल आपको दे रखा था 0.801, ई नॉट सेल आपने अभी भी निकाला है 0.771 माइनस 2.303 आर टी अपॉन एफ की वैल्यू आपको दे रखी थी, दैट इज 0.06 वोल्ट, यानी कि माइनस का 0.06 वोल्ट अपॉन एन, और लॉग क्या आया तुम्हारा क्यू, क्यू कितना दे रखा था 10⁻²। दिस ऑल वॉज गिवन टू यू। अब आपको इसे सॉल्व करना है एंड यू हैव टू गेट योर वैल्यू ऑफ एन, और एन की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या कर सकते हो, 0.801 माइनस 0.771, ये यहाँ चला गया, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 0.06 इंटू 2 लॉग 10 डिवाइडेड बाई एन। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 में से 1 गया 0, 10 में से 7 गया 7, 8, 9, 10 यानी कि 3, यहाँ पे रह गया 7 में से 7 गया यानी कि 30, 0.030। ठीक है, इतना आया 0.030, और इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2 log 10, log 10 इज 1, 10 की पावर 1 इज 1, तो log 10 इज 1, और ये हो गया 2, तो 2 इंटू 0.06 कितना हो जाएगा, 2 6 या 12, 1 बचा 2, दैट इज 0.12 डिवाइडेड बाई एन। तो एन कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू 0.12 डिवाइडेड बाय 0.030। दिस इज इट, दिस इज इट। अब यहाँ पे भी 2 से पहले पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 से पहले पॉइंट है, तो वी कैन से दैट दिस इज 12/3, राइट, 12/3। कितना आया, 3 4 12, योर आंसर इज 4। The answer is 4. Is it clear to everyone? सबको आया समझ में? So a very very good question based on Nernst equation. हमें लगता है कैलकुलेशन टफ जा सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग इज टफ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी टफ नहीं है। आई So here I have discussed the whole question. I think it's been clear. चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द अनदर कॉन्सेप्ट। तो एक नर्स्ट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पूरा कवर हो गया। ठीक है, आई हैव डिस्कस विद यू द कॉन्सेप्ट ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, किसका क्या मतलब होता है, ये सारी बातें मैंने तुमसे डिस्कस करनी है। कुछ और बातें अगर इनसे रिवाइज करा दूँ तो ई नॉट सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है तुम्हारा, जहाँ पे तुम H पॉजिटिव टू H2 करते हो, यानी कि रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन जहाँ होता है, यानी कि H पॉजिटिव टू H2 करते हो, तो दैट इज बेसिकली इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट्स। तो वो तुम्हें ध्यान रखना है। जब भी तुम्हारा KSP होता है, जब भी तुम KSP लेते हो, यानी कि यू हैव द रिएक्शंस इन इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे आपका जो ई सेल होता है एट दैट टाइम ई सेल बिकम्स इज इक्वल्स टू 0, राइट। इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 होता है, डेल्टा G 0 होता है हमारा। और कुछ और बातें जो ध्यान रखने की है वो ये है कि इफ़ वी हैव द सेम इलेक्ट्रोड्स ओवर द एनोड एंड कैथोड, है ना, लेट्स से अगर तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेशन सेल्स हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स अगर आपके पास होता है, तो इन द केस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन सेल्स व्हेन द एनोड एंड कैथोड आर ऑफ द सेम इलेक्ट्रोड्स, एनोड इज इक्वल्स टू कैथोड, यानी कि वी हैव द सेम मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, तो वहाँ पे भी तुम्हारा जो ई नॉट सेल होता है, क्योंकि अगर कैथोड भी सेम है और एनोड भी सेम है, तो कैथोड माइनस एनोड करोगे तो बेसिकली कैथोड माइनस कैथोड हो गया, तो 0 हो जाएगा। सो फॉर द कॉन्सेंट्रेशन सेल्स ऑल्सो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे KSP पे ई सेल 0 होता है और यहाँ पे ई नॉट सेल। तो ये और 2-4 बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सो दिस इज इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 10 moles ऑफ 20 milliliter NaCl solution is lambda m1
and that of 20 moles another identical cell having 80 ml of NaCl solution is lambda m2, the conductivities exhibited by these two cells are same. अच्छा जी, कंडक्टिविटी सेम है, रिलेशनशिप बिटवीन दी लेमडा एम टू एंड लेमडा एम वन। जब भी मैंने बोला, तो मैं कल भी बताया था जब सॉल्यूशन पढ़ाया था, कि जब भी कोई रिलेशनशिप से क्वेश्चन आता है तो उसे आगे बढ़कर किया करो, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन होने वाला होता है। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, ठीक है। आई होप यू पीपल हैव रेड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर नहीं किया है, इफ़ यू वांट टू राइट इट, यू कैन राइट इट। आप चाहते हो लिखना तो लिख भी सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, मोलर कंडक्टिविटी यही होता है, फिल्ड विद 10 मोल्स ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 10, फिर विद 10 मोल्स ऑफ 20 ml NaCl सोल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है विच इज़ 20 ml ऑफ NaCl सोल्यूशन। और जो तुम्हारे पास सोल्यूशन तुम बना रहे हो, यानी कि जो तुम्हारे पास सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट क्या है, द सॉल्यूट इज NaCl है, इस लेमडा m1, यानी कि उसकी मोलर कंडक्टिविटी इतनी है। और जिसकी लेमडा m2 है, उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 20, आइडेंटिकल सेल है, यानी कि सेम ही सेल है, और उसका जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 80 ml, वो 80 ml है, ठीक है। द कंडक्टिविटीज, और हमने कहा कंडक्टिविटीज एग्जिबिटेड बाय दीज टू सेल्स आर सेम, यानी कि कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज लेमडा m, लेकिन ये जो कंडक्टिविटीज की बात हो रही है, दिस इज कप्पा, जो कि रेसिस्टिविटी हुआ करती थी। तो कप्पा 1 एंड इसकी जो कप्पा 2 तुम कहोगे, वो ये कह रहे हैं कि कप्पा 1 इज इक्वल्स टू कप्पा 2, यानी कि ये सेम है। तो आप इसकी रिलेशनशिप बताओ। तो मुझे समझ में आया, लेमडा m1, लेमडा m2, लेट्स से दिस इज ऑल्सो कप्पा, दिस इज ऑल्सो कप्पा। इसके लिए 10 मोल्स दिए हुए थे, 10 मोल्स ऑफ NaCl, यहाँ पे 20 मोल्स ऑफ NaCl दिया हुआ था, और यहाँ पे दिया हुआ था आपको वॉल्यूम दिया हुआ था 20 ml, और यहाँ पे 80 ml ऑफ solution, and this is 80 ml of solution, NaCl का solution। तो कैसे निकालेंगे? तो पहला चीज़, मोलर कंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेट्स फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट नंबर 2, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस जो होता है हमारा, जिसको हम लेमडा m से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू कप्पा डिवाइडेड बाय मोलारिटी, ये होता है, राइट, ये होता है। तो एज पर दिस आई नो दैट फॉर एनी ऑफ द सोल्यूशन, लेमडा m1 for the first solution, lambda m1 is equals to kappa divided by number of moles, यानी कि number of moles divided by volume of solution in liter। तो ये क्या हो जाएगा, lambda m1 is equals to kappa divided by number of moles are 10 and volume of solution is 20 ml। 20 ml को लीटर में करोगे तो क्या करोगे, यू हैव टू डिवाइडेड बाय 1000, तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे, तो इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। बिकॉज दिस इज 20 ml, तो मिलीलीटर को लीटर में करना पड़ेगा। डन। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, लेमडा 2 इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन 20, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि 80 ml इंटू 10 की पावर -3। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन लेमडा m1 एंड लेमडा m2। तो रिलेशनशिप के लिए क्या कर सकते हैं, I can say that
वी नो दैट दोनों का कप्पा सेम है, ठीक है। तो ऐसा कर सकता है लेमडा m1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू लेमडा m2 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 10⁻³ ये आपस में कट गया, दिस 2 4 जा 8 and this and this is 2 2 जा 4, 2 आया. So ultimately I can say that lambda 1 is equals to lambda m2 by 2. अब देख लो क्या रिलेशनशिप्स दे रखी है. lambda m2 is equals to twice of m1. मेरा आ रहा है lambda m1 is equals to half of lambda m2. lambda m1 तो m1 के रेस्पेक्ट में तो है ही नहीं है, m2 के रेस्पेक्ट में दे रखा है. तो I can say that lambda m2 is equals to twice of lambda m1. lambda m2 is equals to twice of lambda m1. ऑप्शन नंबर ए. चेक करो आंसर आया नहीं आया. यस एब्सोल्युटली ए इज द आंसर. तो सिंपल था. मोलर कंडक्टेंस का अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो यू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर. इसे यहीं छोड़ दो. क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है. सॉरी यू हैव सीन द आंसर बट लेट इट बी. क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज एन अनदर कॉन्सेप्ट एंड दिस कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस. ये इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट है जो कहता है उतना ही अमाउंट ऑफ मैटर जो भी तुम्हारा प्रोड्यूस होता है या डिपॉजिट होता है ना, वो उतना ही होगा या डिजॉल्व होता है उतना ही होगा जितना तुम उसमें चार्ज दोगे. ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू यानी कि चार्ज. द अमाउंट ऑफ चार्ज इन फैराडे रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ आयरन फ्रॉम Fe3O4 इज, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज तुम्हें लगेगा अगर तुम्हें 1 मोल आयरन ऑब्टेन करना है फ्रॉम Fe3O4. तो Fe3O4 से 1 आयरन ऑब्टेन करने में मुझे कितना चार्ज लगेगा, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उतना चार्ज, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे ऑफ चार्ज कैरी करता है. राइट. तो अमाउंट ऑफ चार्ज इन फैराडे अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो बेसिकली मुझे ये जानना है कि कितना इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए रहेगा Fe3O4 से Fe बनाने के लिए. तो इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तो कराओ. Fe3O4 में Fe तुम्हारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. तो उससे अगर तुम्हें Fe बनाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है. जस्ट ट्राई टू डू. एक बार करोगे तुम लोग क्वेश्चन और आई हैव टू टेल डायरेक्टली. यू आर गिवन विद Fe3O4. तो पहले तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने का सोचो कि क्या होगा. देखो Fe3O4 is basically a mixed oxide of Fe2O3 plus FeO. ये इसकी मिक्स्ड ऑक्साइड होती है. यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो दिस इज गिविंग यू 2Fe + 3. ये तुम्हें ये दे रहा है प्लस 3 मोल्स ऑफ O2 नेगेटिव, यानी कि ये मिल रहा है. ये तुम्हारे को देता है Fe + 2 और ये तुम्हारे को देता है O2 नेगेटिव. तो यानी कि एक मिलता है Fe + 2 और एक मिलता है Fe + 3. ये तुम्हारा +3 में होता है. अब जब तुम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो यानी कि दीज आर द आयंस दैट यू आर हैविंग. आयनिक है ये इक्वेशन, आयनिक है, आयंस मिलेंगे. तो अब तुम्हारे पास टोटल आयंस हुए 2Fe + 3 और Fe + 2. दीज आर द आयंस दैट यू आर हैविंग. तो हमारा क्या होता है, हमें क्या कराना है, वी हैव टू डू दी लाइक कितना अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए रहेगा Fe यानी कि आयरन को ऑब्टेन करने के लिए, आयरन को डिपॉजिट कराने के लिए इससे. तो यानी कि तुम्हारा Fe का रिडक्शन कितना होगा. तो यानी कि हमें ये जानना है कि 2Fe + 3 रिक्वायर्स यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट इनटू Fe, ताकि वो Fe बनेंगे. ठीक है, Fe बनेंगे. कितना मोल ऑफ Fe बनेगा, यानी कि 2 मोल्स ऑफ Fe + 3 को 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे क्या बनने के लिए, Fe, यानी कि 2Fe बनने के लिए, 2 मोल्स ऑफ Fe बनने के लिए. और एक Fe + 2 को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे Fe बनने के लिए. तो आई कैन से दैट एज पर दिस इक्वेशन मैं ये कह सकती हूँ कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आर required to obtain, these are the reactions which are occurring at
कैथोड, कैथोड पे होगा ना एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द रिडक्शन, ये कैथोड पे होगा, ऑक्सीजन हमारा एनोड पे चला जाएगा O2 देने के लिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, आई होप द क्वेश्चन द सॉल्यूशन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, एंड जो मैं कह रही हूँ उसको सुनो तो समझ में आ जाएगा, एल्स आई विल मूव देयर। ठीक है, तो यानी कि मैंने कहा 8 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 3 मोल्स ऑफ Fe, 3 मोल ऑफ Fe, यानी कि 3 मोल ऑफ Fe को ऑब्टेन करने के लिए इतना चाहिए होता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो यानी कि 3 मोल ऑफ Fe के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो 1 मोल ऑफ Fe के लिए कितना चाहिए होगा, तो 1 मोल ऑफ Fe रिक्वायर्स 8/3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 8/3 फैराडे। आई कैन से दिस, नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर देना है इसका, तो आई कैन से मैं 3 आंसर दे सकती हूँ नियरेस्ट इंटीजर में, तो इसका आंसर, क्योंकि आपका जो आंसर आएगा दैट इज 8/3 फैराडे, तो यानी कि मुझे इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं, तो यानी कि इतना मुझे चार्ज चाहिए रहता है, दैट इज 8/3 फैराडे। 8 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 3 मोल्स ऑफ Fe, तो 8/3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि 1 मोल ऑफ Fe के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 8/3 इलेक्ट्रॉन, तो हर इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे ऑफ चार्ज कैरी करेगा, तो उतना ही चार्ज मुझे लगेगा, तो दैट इज द 8/3 फैराडे। ठीक है, सो सिंपल, दिस इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो 8/3 आ गया, अब ये आएगा कुछ 3 to 6 7 8, यानी कि 0.6 समथिंग, और वी कैन से दैट अप्रॉक्सीमेटली, अगर नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो वी विल से 3 एज द आंसर। दिस इज इट, 3 इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो इलेक्ट्रोलिसिस से भी आप अपने क्वेश्चंस को डायरेक्टली मजे से कर सकते हो। Now here we have a question that is related to what? मैं बता देती हूँ, this question is related to Colrosh law। तो मैंने कहा था ना हर कॉन्सेप्ट से मैंने एक एक क्वेश्चन उठाया है, तो कॉलरॉश लॉ की बात करते हैं। ताकि पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज हो जाए और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। तो कॉलरॉश लॉ से एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिलेट करना अगर याद आ जाए तो बढ़िया रहेगा। फॉर KI, यानी कि पोटेशियम हाइड्राइड के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इंक्रीजेस स्टीपली विद डाइल्यूशन, यानी कि तुम डाइल्यूशन करते हो तो स्टीपली इंक्रीज होती है। और फॉर कार्बोनिक एसिड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन। तो in the light of the above statements choose the correct answer from the options given below। तो यानी कि तुम्हारा कौन सा आंसर सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, कि पहला गलत है दूसरा सही है, बस सही गलत बताना है, तुमने खुद कुछ नहीं करना। इसको मतलब क्वेश्चन कोई और कर रहा है, आंसर कोई और दे रहा है, तुम्हें तो बस ये देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। So what say? KI दे रखा है और कार्बोनिक एसिड दे रखा है। चलिए लेट्स मूव अहेड विद द कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो चौथा कॉन्सेप्ट है हमारा, पहला कॉन्सेप्ट था नर्स्ट इक्वेशन पे, दूसरा था मोलर कंडक्टेंस पे, तीसरा था तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस पे, चौथा है कॉलरॉश लॉ पे। कॉलरॉश लॉ, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई मेरे से, आई होप ठीक है। तो इससे होता क्या है, देखो कॉलरॉश लॉ कहता है तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, KI और है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज नथिंग बट H2CO3। यू नो KI इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है वो क्या करती है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है अपने आयंस में, और आयंस में डिसोसिएट हो जाती है तो आपको कंडक्टेंस देती है। तो कॉलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग हम जो मोलर कंडक्टेंस होता है, सॉरी आई डिड रॉन्ग, मोलर कंडक्टेंस लेते हैं y एक्सिस पे यहाँ पे, और
जो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लेते हैं यहाँ पे, दैट इज रूट सी। तो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और हमें आइंस देते हैं, तो दे आर वेरी वेरी कंडक्टिंग। तो ये काफ़ी कंडक्टिंग होते हैं, ठीक है, यानी कि हमें कंडक्टेंस मिलता है। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है जब आइंस की, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो क्या होता है, व्हाट वुड बी द कंडक्टेंस, तो यानी कि ये कंडक्टिंग तो होते हैं। अब क्या होता है कि जिल्लत से आपकी कंडक्टेंस क्या कर रही है, बढ़ रही है, धीरे 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 वैल्यूज आपकी क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो जब तुम्हारा डाइल्यूशन होता है तो ये आइंस क्या होते हैं, यानी कि बहुत सारे आइंस है कंडक्टेंस देंगे, बट दे हैव टू बी फ्रीली मूवेबल, यानी कि जब तक ये आइंस फ्री नहीं मूव करेंगी, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे से फ्री होकर नहीं मूव करेंगी, ये कंडक्टिंग नहीं होगी। तो आयनिक मोबिलिटी इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो हमें आयनिक मोबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके पास ये ग्राफ आता है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ दैट यू गेट फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसा कहा जाता है कि दिस इज बीन अचीव्ड कि अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कंडक्टेंस कितना होगा एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे कितना होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमें हमेशा इस तरह का एक स्लोप मिलता है, यानी कि कंडक्टेंस तो अभी भी था, कंडक्टेंस अभी भी है, बट हाँ जब आप इसे डाइल्यूट करोगे तो कंडक्टेंस और बढ़ जाएगा। सो कंडक्टेंस तो अभी भी था और अभी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। सो दिस इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज, तो दिस इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज, तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है इन द केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं इसी बात को दूसरा कार्बोनिक एसिड के टर्म्स में बताती हूँ। तो जो हमारा कार्बोनिक एसिड होता है, दिस इज नॉट अ गुड इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज अ वीक एसिड, और जो कि तुम्हारा टूट जाता है इनटू ये तो मैं क्या दे देगा, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, ये आपको ये दे देगा। तो सिमिलरली फिर फर्दर इसका डिसोसिएशन हो जाएगा तो हमें आइंस मिलेंगे। तो कार्बोनिक एसिड इज नॉट अ, कार्बोनिक एसिड एक क्या है, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड, तो ये एक वीक एसिड है। सो अल्टीमेटली होता क्या है, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई आइंस ही नहीं मिल रहे, तो आइंस ही नहीं मिल रहे तो कंडक्टेंस ही नहीं हो रही है, 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 नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही आप इसका डाइल्यूशन करोगे, यानी कि इसको वाटर डालोगे, यानी कि डाइल्यूशन करोगे, तो डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस एकदम बढ़ जाती है, एकदम बढ़ जाती है। देयर विल बी अ सडनली इंक्रीज, यानी कि एक स्टीप राइज मिलता है हमें। क्या मिलता है, व्हाट वी कैन से दैट, मैं इस लाइन को ऐसे बनाऊंगी, कंडक्टेंस मैक्सिमम आइंस से नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे तुमने डाइल्यूशन किया कंडक्टेंस एकदम बढ़ जाती है, तो यानी कि देयर इज अ स्टीप राइज, यानी कि स्टीप इंक्रीज है, ये स्टीप इंक्रीज है ना, सो देयर इज अ स्टीप इंक्रीज, स्टीप इंक्रीज। तो इन द केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और हमारे को कोलरॉश लॉ ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक इक्वेशन भी बताई है, दैट इज लेमडा एम इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस का बी रूट सी। सो दिस इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि मेरा एम है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना, इसलिए मैं इतनी बातें कर रही हूँ। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देयर इज नो इक्वेशन विच इज गिवन बाय द कोलरॉश लॉ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वो बोलते हैं कि हम कोई इनडायरेक्ट मेथड चूज करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड हम लोग अपनाते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम और कोलरॉश लॉ के बीच में रिलेशनशिप निकाल के हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को सॉल्व करते हैं कि मोलर कंडक्टेंस को जानते हैं। सो इज दिस क्लियर, तो यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में स्टीप इंक्रीज होता है। ये कह रहा है फॉर के आई मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्टीपली विद डाइल्यूशन विच इज रॉन्ग। यहाँ पे स्टीपली नहीं बल्कि ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, ग्रेजुअल होता है। फॉर कार्बोनिक एसिड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लोली विद डाइल्यूशन, नो, कार्बोनिक एसिड में तो जैसे तुमने डाइल्यूशन किया तो एकदम इंक्रीज हो गई थी, तो इट वाज नॉट स्लोली, इट वाज स्टीपली, स्टीप इंक्रीज था विद डाइल्यूशन। सो मेरे हिसाब से बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, आंसर हैज टू बी बी। समझे, वेरी नाइस। So here we are done with this particular concept as well, that is the concept number 4. अब आता है, yes, B is the answer, perfect। अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर 5, क्वेश्चन 6 है बट 5th कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन हम लोगों को मिस करना पड़ा क्योंकि वो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक थी। नाउ हियर वी हैव टू लिस्ट, ओके, कैडमियम, निकल, जिंक, अमलगम, लेड, वाटर और H2 और O, ये तुम्हारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस दे रखी हैं और बोला गया है प्राइमरी बैटरी, डिस्चार्ज ऑफ सेकेंडरी बैटरी, फ्यूल सेल, चार्ज ऑफ सेकेंडरी बैटरी, चार्ज ऑफ सेकेंडरी बैटरी।
यानी कि अब तुम्हें बस ये इतना बताना है, जैसे एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो, ये एक थियोरिटिकल और बड़ा ही रटने रटाने वाला क्वेश्चन है। तुम्हें बस ये देखना है कि कौन सी बैटरी में कौन सा यूज़ करते हो, यानी कि कौन सा सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक पूरा लिस्ट होता है सेल्स का और बैटरीज का, वो एक बार पढ़ लेना, रटना नहीं तो कम से कम पढ़ तो लेना ही, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू डू दैट। तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ तो हमें एक तो ज़रूर से पता होगा, एक तो हमें ज़रूर से पता होगा, वो क्या, कि हमारा फ्यूल सेल कौन सा है। प्राइमरी बैटरी चलो एक बार छोड़ देते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ सेकेंडरी बैटरी, चार्जिंग ऑफ सेकेंडरी बैटरी, यानी कि सेकेंडरी बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। प्राइमरी बैटरी, हम फ्यूल सेल की बात करते हैं, इसमें से कौन सा है जो फ्यूल सेल है, एक बार बताओगे मुझे, कौन सा है जो फ्यूल सेल है। यस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाना इज बेसिकली द रिएक्शन दैट वी डू इन द केस ऑफ द फ्यूल सेल। क्योंकि हाइड्रोजन इज बीन यूज्ड एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, राइट। तो ये हमारी रिएक्शन फ्यूल सेल्स में यूज होती है। तो डी का तो 3 होना था, तो यानी कि डी का तो 3 होना था। अब आपको डिसाइड करना था, अगर आप ए को डिसाइड कर लेते हो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कैडमियम निकल जो हमारा सेल होता है, कैडमियम और निकल सेल, ये कहाँ होता है, दिस इज बीन यूज फॉर द चार्जिंग ऑफ सेकेंडरी बैटरीज। ओके बच्चों, योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नहीं पता है तो यू प्लीज़, आई विल शेयर माई टेबल, आई विल शेयर अ टेबल ऑफ बैटरीज एंड सेल्स टू यू ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक टेबल शेयर कर दूंगी तुम्हारे साथ, जिसमें दे रखा होगा कि कौन सा सेल्स में क्या क्या, किसके व्हाट टाइप ऑफ सेल्स वी डू हैव, और कौन सा सेल का क्या क्या काम होता है। तो उस तरह का अगर ये अगेन मैच द टाइप क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ लिया गया पेपर में, तो यू वुड बी एबल टू डू दैट, ठीक है। चलो, तो होता क्या है, ए का सेकेंड यानी कि कैडमियम वाला तुम्हारा डिस्चार्जिंग ऑफ सेकेंडरी बैटरीज के काम आता है, और ये जो तुम्हारा जिंक अमलगम होता है दैट इज फॉर द प्राइमरी बैटरीज में यूज होता है जिंक अमलगम। लेड सल्फेट इज बीन यूज फॉर चार्जिंग ऑफ सेकेंडरी बैटरीज। तो ये सेकेंडरी बैटरीज को चार्ज करते हैं और इससे डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, दैट इज कैडमियम से। चलो, सो दिस इज इट। अगला करते हैं नेक्स्ट। अरे यार ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुको यार। 6 का ये हो गया 7। हाँ, सो वी आर ऑन द 7th क्वेश्चन नाउ। तो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 5 कॉन्सेप्ट्स तो हमारे आ चुके हैं। अब ये एक रिपीट ऑफ कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी लग रही है, तो ऑफ कोर्स तो थोड़ा और नया है ये भी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 6। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, सेल कांस्टेंट आपको दिया हुआ है दैट इज 129 per meter, filled with 74.5 ppm solution of KCl is 100 ohm, labeled as solution 1. When the same cell is filled with the KCl solution of 149 ppm, the resistance is 50 ohm, labeled as solution 2. The ratio of molar conductivity of solution 1 and solution 2 is lambda 1 upon lambda 2 is equals to x into 10 to the power minus 3. The value of x is और nearest integer में तुम्हें आंसर देना है। So given है कि जो तुम्हारा मोलर मास है KCl का that is 74.5 grams per mole. This is your molar mass आपको दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, अगर तुम इसको एक तरीके से क्या करोगे, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लेकर आओगे, ठीक है। तो इसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेकर आए। सो लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हुआ। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, मेरे पास दो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। तो पहले ये समझ लेते हैं क्या है, मेरे पास दो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, ठीक है भाई।
resistance of a conductivity cell constant filled with 74.5 ppm solution of KCl, यानी कि यहाँ पे मैंने लिया है 74.5 ppm. ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन. तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl. सो सोल्यूशन ऑफ KCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ये दे रखा है. सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl सोल्यूशन. ठीक है. इज 100 ओम, यानी कि क्या है ये? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, यानी कि रेजिस्टेंस आर का वैल्यू दे रखा है 100 ओम. 100 ओम लेबल्ड एज सोल्यूशन 1, और इसका जो सेल कांस्टेंट होता है दैट इज L/A, इसकी वैल्यू दे रखी है 129 पर मीटर. ओके. When the same cell is filled with the KCl solution, अच्छा सेम सेल, यानी कि इसका भी L/A कितना हो गया? यानी कि कांस्टेंट है, इसका भी इतना ही होगा सेल कांस्टेंट. जब हमने सेम सेल को फिल किया विद द KCl सोल्यूशन, वापस से KCl सोल्यूशन से फिल किया, कितने ppm से? 149 ppm से, यानी कि अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 149 ppm. रेजिस्टेंस कितना हो गया? रेजिस्टेंस इज 50 ओम लेबल्ड एज सोल्यूशन 2. द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज, इसको मैंने सोल्यूशन 2 बोला. द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी of solution 1 and the molar conductivity of solution 2, lambda 1 upon lambda 2 is this. Okay, so this is the question. तो अमेजिंग क्वेश्चन है, हम इसको अगले पेज पे करेंगे. तो प्लीज़ गाइज, अगर तुम्हें ये डाटा लिखना है तो एक बार लिख लो ताकि वी कैन मूव फॉरवर्ड. प्लीज़ राइट इट वंस. Oh, good. So concept number 6, आपके पास दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं. सॉल्यूशन 1 का जो कॉन्सेंट्रेशन है और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दिया हुआ था 174.5 149. ppm दिया हुआ था. वैसे तो हमें रेशो निकालना है, हम ppm में भी रख सकते हैं, लेकिन हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं. रेजिस्टेंस 100 और 50, L/A 129 per meter. मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जा सकती हूँ, अदरवाइज तो हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से आसानी से कर सकते हैं. मैं समझाऊँ तुम्हें. अगर मेरे पास 74.5 दे रखा है ppm, तो ppm इज पार्ट्स पर मिलियन. से परसेंट होता है, तो परसेंट के लिए क्या करते हो? लाइक परसेंट दे रखा होता, परसेंट हटाना होता, तो क्या करते? डिवाइडेड बाय 100 कर देते. तो दिस इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, ठीक है. जैसे 74% लिख रहा होता तो 74% लिख रहा होता तो क्या करते? 74% लिख रहा होता तो डिवाइडेड बाय 100. राइट. तो ऐसे ही यहाँ पे, तो हम इसमें क्या करेंगे? -6. तो अभी आपका क्या हो जाएगा? पार्ट्स पर मिलियन. अब आपने इसका मिलियन से हटा दिया, आपने इसे सिंपल मोल्स पर लीटर में आप इसे ले गए. ठीक है, आप इसे सिंपल मोल्स पर लीटर में ले गए. और आप यहाँ पे भी कर सकते हो. तो इसमें रखना है, इसमें रखो, इसमें रखना है, इसमें रखो, कुछ भी रखो. रेजिस्टेंस इज 100. आपको पता है, तो रेजिस्टेंस अगर ये है तो 1/G, यानी कि कंडक्टेंस कितना हो जाएगा? दैट इज G इज इक्वल्स टू 1/R. अगर R रेजिस्टेंस 100 है
तो कंडक्टेंस कितना होगा, G इज इक्वल्स टू 1/R, दैट इज 1/100। अगर R2 50 है तो यानी कि तो यानी कि G2 कितना होगा, G2 इज इक्वल्स टू 1/R2, दैट इज 1/50, 1/50। ये 100 ओम था तो ये 1/100 ओम हो जाएगा, तो यानी कि पर ओम में आंसर आ जाएगा। एल बाई आपको ये दे रखा है। अब आपको पता है क्या, आपको मोलर कंडक्टेंस का रेशो निकालना था, यानी कि लेमडा M1 और लेमडा M2। तो लेमडा M1 होता क्या है, ये तो होता है कप्पा डिवाइडेड बाय मोलारिटी, ये होता है ना, और ये भी होता है कप्पा डिवाइडेड बाय मोलारिटी, इजंट इट। अच्छा, तो मोलारिटी आपको पता है, कॉन्सेंट्रेशन पता है, लेमडा एम आपको निकालना है, बट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कप्पा, सो व्हाट इज दिस। तो यानी कि मुझे यहाँ पे एक और रिलेशनशिप यूज करनी पड़ेगी। आई नीड टू नो कि जो मेरा कंडक्टेंस होता है, राइट, जो मेरा कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, यू नो दैट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करती हूँ। वी ऑल नो दैट आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो आर की जगह मैंने अगर इसका रेसिप्रोकल लिया तो यानी कि 1/r इज इक्वल्स टू 1/रो इंटू एल बाई ए। तो 1/r को हम लोग जी बोल देते हैं, 1/रो को हम लोग कंडक्टिविटी बोल देते हैं, इंटू ए बाई एल। तो ये आपका जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू जी इंटू एल बाई ए, यानी कि ये होता है, यानी कि कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस, यानी कि कंडक्टिविटी कप्पा 1 इज इक्वल्स टू G1 इंटू सेल कॉन्स्टेंट, यानी कि मुझे ये रिलेशनशिप भी पता होनी चाहिए, दैट इज कप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट। तो अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूंगी, अब कप्पा की जगह आई विल पुट लेमडा M1 इज इक्वल्स टू कप्पा की जगह आई विल पुट G1 इंटू सेल कांस्टेंट, that is L by A divided by molarity. Similarly here I will do lambda M2 is equals to G2 into cell constant. तो मैंने कप्पा is equals to G2 into cell constant, मैंने ये values put कर दी if I know this particular expression and that is divided by molarity. बहुत simple है question करना। अब थोड़ा सा मेन पार्ट पर आते हैं कि व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू। अब आप क्या करो, इनका रेशो निकालना था ना तुम्हें, लेमडा 1 और लेमडा 2 का रेशो निकालना था, तो वही करो, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल्स टू G1 इंटू सेल कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय मोलारिटी, यानी कि M1 इंटू, और ये क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल्स टू G2 इंटू सेल कॉन्स्टेंट इंटू मोलारिटी, यानी कि M2। सेल कॉन्स्टेंट से सेल कॉन्स्टेंट आपका कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आया, दिस इज इक्वल्स टू G1 M2 अपॉन G2 और M1, ये आया। तो G1 क्या है आपका, G1 यानी कि कंडक्टेंस क्या है, तो G1 है हमारा कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/100 ओम, यानी कि 10⁻⁻2 ओम। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 10⁻⁻2 पर ओम मैं लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन, मेरे को पीपीएम में दे रखी, मैं पीपीएम में ही ले सकती हूँ, अल्टीमेटली वो तो मेरी कट ही जानी है ना, तो 74.5 पीपीएम ही मैं ले सकती हूँ, डिवाइडेड बाय G2 मैंने क्या लिया, G2 मैंने लिया दैट इज 1/50। तो आई कैन से दैट अगर मैं यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करूँ और 100 का डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻2 पर ओम इंटू, और ये मेरा कितना आया, तो एल बाई तो कट गया तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि मेरा ये कितना आया कंडक्टेंस, मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन कितना है 149, यानी कि 149, सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी है, हाँ गलती ये करती है, यहाँ मैंने G1 लिया, यहाँ मैंने G2 लिया, ठीक है, यहाँ ऊपर M2 लेना था पहले, सॉरी। M2 यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 149 ppm डिवाइडेड बाय M1, यहाँ पे M1 लिया है ना हमने, तो M1 कितना है तुम्हारा, M1 यानी कि मोलारिटी या कॉन्सेंट्रेशन वट एवर इट इज 74.5 ppm, so this is what you have. ओके अब बस जरा सॉल्व कर लो इसे, ये
और ये सब कट गया, 1/2 आया, 74 और 149, यानी कि कितना होता है ये, मेरे को तो 2 टाइम्स नज़र आ रहा है, ये 2/2 आ गया। ओ माई गॉड, ये तो सब कैंसिल हो गया, और सब कैंसिल हो गया तो मेरा तो 1 आ रहा है। और इन्होंने क्या बोला, सो माई आंसर इज λ1 अपॉन λ2, मेरा तो 1 आ रहा है। नाउ दे आर आस्किंग कि आपको क्वेश्चन बताना है x इंटू 10⁻³ सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, क्या समझ में आ रहा है, x इंटू 10⁻³, बट हमारा तो नहीं आ रहा कोई x इंटू 10⁻³, बट आपको अगर x इंटू 10⁻³ में ही आंसर देना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 3 करो। अब ये तो ऑलरेडी मेरे आंसर में देना है, तो मैं इसे ऐसा कह सकती हूँ, ये ऊपर जाएगा, दैट इज 1000 इंटू 10⁻³ विच इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 1, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि मेरा आंसर x इज इक्वल्स टू 1000 है। सो दिस इज हाउ आई हैव टू डू, ठीक है, ऐसे भी कर सकती हूँ ना मैं, आई कैन डू एब्सोल्युटली। तो देखिए क्या आंसर आ रहा है इसका फाइनली, 1000, ग्रेट। तो मोलर मास मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वाई, कोई ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन तो दे ही रखा था ना, पीपीएम में दे रखा था पहले, तो मुझे कौन सा नंबर ऑफ मोल्स, अगर मेरे से पूछा जाता मास ऑफ केसीएल बताओ तो डेफिनेटली हमें मोलर मास चाहिए रहता। सो हियर वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन, अब देर इज अ रिपीट ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि सिंपल नर्स्ड इक्वेशन पर नजर आ रहा है मुझे, नथिंग एल्स, अ सिंपल नर्स्ड इक्वेशन। तो फॉर अ सेल कॉपर +2 में गया, Ag पॉजिटिव से Ag गया, द सेल पोटेंशियल इज फाउंड टू बी दिस मच ऑफ वोल्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द कॉपर आयन इज दिस, यानी कि इज मुझे लग रहा है यहाँ पे भी कुछ एक्स वैक्स होगा, कुछ तो शायद से मिस्टेक है, लेट मी चेक। दिस हैज टू बी x इंटू 10⁻²। हाँ जी, सेल दे रखा है कॉपर से कॉपर+2, Ag पॉजिटिव से Ag, द सेल पोटेंशियल इज फाउंड टू बी, यही कर लेते हैं, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। कॉपर से, आई होप इट्स विजिबल, कॉपर से कॉपर+2, यानी कि आप एनोड पे क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन करा रहे हो, एंड Ag पॉजिटिव से Ag, यानी कि आप क्या करा रहे हो, रिडक्शन करा रहे हो, यानी कि कैथोड पे रिडक्शन करा रहे हो। द सेल पोटेंशियल इज फाउंड टू बी, और इसके लिए जो तुम्हारे को ई सेल दे रखा है दैट इज 0.43 वोल्ट दे रखा है, और टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन का। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस इज, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है तुमसे, यानी कि ई नॉट ऑफ सेल नहीं पूछा है, ऑफ अ पर्टिकुलर वो पूछा है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पूछा है, ई नॉट ऑफ, यानी कि अगर हम कॉपर+2 से कॉपर में जाएंगे तो कितना आएगा, x इंटू 10⁻² वोल्ट्स, यानी कि ये तुमसे पूछा है। तो यहाँ पे एज पर दिस मुझे क्या समझ में आता है कि एट एनोड, अगर मैं हाफ सेल रिएक्शन की बात करूँ, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो कॉपर इज गिविंग यू कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन, और एट कैथोड मुझे समझ आता है कि Ag पॉजिटिव इज गिविंग मी 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव यू मी Ag। तो अब अगर मुझे इसका नेट रिएक्शन निकालना है, तो नेट रिएक्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2, तब जाके मेरे पास क्या आएगा, कॉपर +2 Ag पॉजिटिव गिव्स यू, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, कॉपर+2 मोल्स ऑफ Ag, ये आएगा, है ना, और हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी विल बी गेटिंग। तो हमारे पास यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आएगी, Q की वैल्यू आएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर+2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, और साथ में इसका स्क्वायर भी, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.0001 दे रखी है, यानी कि 0.00
1 दे रखी है, और डिवाइडेड बाई Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.01, यानी कि 0.01 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये हो गया 10⁻³ और ये हो गया 10⁻², का स्क्वायर, तो यानी कि 10⁻⁴। तो अगर हमने इसे काटा तो ये आया 10, तो दिस कम्स आउट टू बी 10। तो यानी कि तुम्हारी क्यू की वैल्यू आ रही है 10, ठीक है। सो नाउ लेट मी मूव टू दैट पर्टिकुलर साइड, और थोड़ा सा यहाँ पे आके अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि व्हाट वी कैन डू नाउ। अब हमें पता है कि जो हमारा ई सेल हमें ऑलरेडी दे रखा था, तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, राइट, माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। ये तो नॉस्ट इक्वेशन होती है। तो ई सेल अब तुम्हें जो दे रखा है दैट इज क्या दे रखा है 0.43, तो ये हो गया 0.43। मुझे ई नॉट सेल नहीं पता, पहले मैं ई नॉट सेल निकालती हूँ, उसके बाद उसे पुट करेंगे। तो 0.43 ई नॉट सेल हमें नहीं पता, हम निकालने वाले हैं। माइनस का 2.303 RT अपॉन एफ की वैल्यू उन्होंने दे ही रखी है, दैट इज 0.06 डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू हमारे यहाँ पे आया 2, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 1 × 2 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो डिवाइडेड बाई 2 log Q। अब Q की वैल्यू क्या आ रही थी, यानी कि 10 आ रही थी, तो विच इज log 10 इज एक्चुअली इज इक्वल्स टू 1। तो बस कर दो, अब क्या ही बचा है 0.43 इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस, अब इसे कट करोगे तो कितना आएगा, यानी कि 0.03, 2 3 जा 6 होता है, तो 0.03। अब तुम्हारा ई नॉट ऑफ सेल कितना आ गया, यानी कि 0.43 प्लस 0.03, यही आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 0.46 वोल्ट्स, दैट इज ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, राइट। तो ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड इज Ag पॉजिटिव टू Ag इज कैथोड, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड इज Cu प्लस 2 टू Cu, ठीक है, ये होता है। अब आपको यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है Ag पॉजिटिव टू Ag की वैल्यू ऑलरेडी 0.80 दे रखी है, यानी कि इसकी वैल्यू तुम्हारे को 0.80 वोल्ट दे रखी है Ag पॉजिटिव टू Ag की, लेकिन आपके पास कॉपर की वैल्यू नहीं दे रखी। तो यानी कि यही तो तुम्हें निकालना था, कॉपर प्लस टू कॉपर, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड इट आउट 0.46। तो अल्टीमेटली ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस 2 टू कॉपर इज इक्वल्स टू 0.80 माइनस 0.46, यानी कि 10 में से 6 गए तो 4 बचे, यहाँ पे रह गया 7 में से 4 गए तो 4 5 7, यानी कि 3 4। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर 0.34 वोल्ट। अब इन्होंने क्वेश्चन में एक और खास बात दे रखी थी, 10⁻² ऑलरेडी दे रखा था, तो यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 34 इंटू 10⁻²। तो माई आंसर इज 34। आया सभी को समझ में, यू ऑल अंडरस्टूड। सो नर्स इक्वेशन, सो दीज आर दी ओनली कॉन्सेप्ट्स जो जेई में तुमसे पूछे जाते हैं। हाँ जी, ई सेल निकालो, ई नॉट सेल, ठीक है, नर्स इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला था एट फर्स्ट। अगला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉज वगैरह ये, फिर तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, फिर कॉलरॉश लॉ, बस। और ऊपर से जो साइल और ट्राइसेल वाला था, ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, उसके लिए आई विल शेयर अ चार्ट विद यू, उसको एक बार रीड मार लो, यू विल बी एबल टू डू दैट। सो व्हाट से, आया मजा, यू लाइक्ड इट? I hope whatever the questions I discussed with you throughout, जो भी क्वेश्चंस मैंने तुमसे डिस्कस किए हैं, दे वुड हैव हेल्प्ड यू, तुम्हें हेल्प किया हो। एंड कोई भी दिक्कत आती है, एंड आई विल शेयर द कंप्लीट फाइल विद यू ओवर माय टेलीग्राम ग्रुप, ताकि तुम्हें सभी क्वेश्चंस के लाइव सॉल्यूशंस मिल पाए और तुम सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बारी और वापस से फिर से रिवाइज कर पाओ, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, कुछ भी अगर कुछ है, तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू
my best. So this is it for today. Would like to see you in my upcoming sessions. अब देखो मैं बता देती हूँ टॉपिक वाइज जो हमारे को प्रिपरेशन करनी थी वो हम लोग कर चुके हैं. अब हम लोग अगला मूव करेंगे विद द कंप्लीट सेक्शंस, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कल लेने वाली हूँ, और फिर परसों मैं लूँगी तुम्हारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाली हूँ, और मुझे बहुत उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वही मतलब एज पर माई एक्सपेक्टेंसी, एज पर माई एवेल्युएशन, ठीक है, उसी लेवल के उसी तरीके के क्वेश्चंस तुम्हारे को केमिस्ट्री के पेपर में देखने को मिलेंगे. तो इसलिए क्लासेस बहुत रेगुलर रहेंगी, सो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम हर क्लास अटेंड करो. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर. टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया है तो. दूसरा, जो भी आपके डाउट्स हैं, मैंने टेलीग्राम पे एक ड्राइव लिंक शेयर किया है. जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो उस ड्राइव लिंक में वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो. वो ड्राइव लिंक एडिटेबल है. कोई भी बच्चा जो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है उसमें अपने डाउट्स दे. आई विल कम अप विद अ डाउट सेशन जिसमें मैं तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स भी लूँगी. ठीक है, और अदर देन दैट तुम्हें कोई भी अगर मेरे से हेल्प चाहिए होती है रिलेटेड टू योर एग्जाम, येस डेफिनेटली आई एम देयर फॉर यू. ओके, बाय बाय गाइज. आफ्टर दिस सेशन अगर तुम्हें मज़ा आया है इस क्लास में तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर लिखना, और डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, क्योंकि नोटिफिकेशन तो तुम्हारे पास तभी आएगा. ठीक है, तो जो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल होती है उसके साथ जुड़ जाना चाहिए. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में दिक्कत है, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की दिक्कत को भी मैं थोड़ा सा तुम्हें सॉर्ट कर सकती हूँ. उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे. Here, let me tell you, if the point is कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिक्कत है, तो कुछ बेसिक बातें बता रही हूँ जो तुम्हें ध्यान रखने की है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ना हमारी कुछ -3 पॉइंट समथिंग से शुरू होता है, फिर वो जाता है 0 वोल्ट्स में, फिर वो जाता है पॉजिटिव का 3.0 वोल्ट, लेट्स से, है ना, एज्यूम कर लिया मैंने. तो और ये सारे के सारे ऑल आर द इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड के रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं. पहले इस बात को समझो. एक तो स्टैंडर्ड होते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. तुम अपनी नेट इक्वेशन निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कुछ भी कर सकते हो, बट ऑर्डर हर बुक में अलग है. मैं वही तो तुम्हें समझा रही हूँ, अब तुम मेरी बात सुनो, ये फॉलो करो. जो रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली द रिडक्शन पोटेंशियल्स, नॉट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स. तुम एक ही चीज़ समझ के चलो कि जब भी तुम ई नॉट की वैल्यू ले रहे हो तो तुम रिडक्शन ले रहे हो, कभी भी ऑक्सीडेशन मत लो. अगर ऑक्सीडेशन दी हुई है तो उसे रिडक्शन में कन्वर्ट कर लो. और ये स्टैंडर्ड है, वैल्यूज़ हैं. ये वैल्यूज़ तुम्हारे कभी भी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 या डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो इनकी वैल्यूज़ कभी भी मल्टीप्लाई बाय डिवाइड नहीं होती है. दे आर नॉट एडिटिव्स, दे आर नॉट सब्ट्रैक्टिव्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. जो वैल्यू दी है वो वही रहेगी. अब हमने यहाँ पे देखा जब 0 था तो यानी कि दिस इज़ फॉर माई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, कि जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे तो H2 बनता था, तो इसके लिए हमारा 0 वोल्ट हुआ करता था. अब क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल्स नेगेटिव किसके लिए होते हैं, नेगेटिव होते हैं हमारे मेटल्स के लिए. वह है, देखो जैसे कि लिथियम हो गया, तुम्हारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया. तो ये सब क्या हो रहा है, ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, दीज आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. फिर उसके बाद ये तुम्हारे SN PP वगैरह आने शुरू हो गए, तो यानी कि ये वाले मेटल्स. सो दीज आर बेसिकली दी मेटल्स, दे आर बेसिकली दी मेटल्स. तो मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल, मेटल्स का भी रिडक्शन होना चाहते हैं, नहीं, मेटल्स का हम कह रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल, मेटल्स तुम रिड्यूस हो जाओ, यानी कि Li पॉजिटिव तुम इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बोलते हैं, Li बन जाओ. एक बात बताओ, Li पॉजिटिव कभी भी चाहता है कि मैं Li बनूं? नहीं, वो तो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा और Li पॉजिटिव बनूंगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करूंगा, राइट. तो इसीलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है. तो लेस द रिडक्शन पोटेंशियल,
slower will be the reduction. Okay, lesser with the reduction potential, तो ये reduction potential values बहुत कम है, तो यानी कि इसका reduction easily नहीं होगा. अब हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो हमारा कॉपर आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, प्लेटिनम आ जाता है, और यानी कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आ जाते हैं, और साथ ही साथ में हमारे कुछ हेलोजन्स भी आ जाते हैं, जैसे कि I2 आ गया, यहाँ पे कहीं Cl2 आ गया, यानी कि Br2 आ गया, Cl2 आ गया और F2 आ गया. लास्ट में हमारा F2 आता है. वाई? अब हम कह रहे हैं F2 भाई साहब तुम इलेक्ट्रॉन गेन करके F नेगेटिव बन जाओ, तो फ्लोरीन तो कहता है यार बना दो मुझे, तो क्यों भाई, मैं तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मैं तो चाहता हूँ F नेगेटिव बनना. यानी कि यहाँ भी तुम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, यहाँ भी तुम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, यहाँ भी तुम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, यानी कि तुम सब जगह रिडक्शन कराने की कोशिश कर रहे हो. बट F2 का रिडक्शन बहुत इजीली होता है. F2 तो चाहता है F नेगेटिव बना लेना, बिकॉज फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाईली 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 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो यहाँ तुमने सारे के सारे नॉन रिएक्टिव यानी कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स लिए हैं या फिर नॉन मेटल्स लिए हैं. तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, इसीलिए उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है. तो इसीलिए वी से कि मोर द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर द रिडक्शन पोटेंशियल easier will be the reduction, easier will be the रिडक्शन, यानी कि अब इसका रिडक्शन और ज़्यादा आसानी से होगा. तो फ्लोरीन इसीलिए हमारा 0 से -1 में बड़े आसानी से चला जाता है. ठीक है, समझ आया. एंड सिमिलरली अब अगर मेरा फ्लोरीन आसानी से 0 से F नेगेटिव में चला जाता है, यानी कि ईजियर इज द रिडक्शन, मोर द रिडक्शन पोटेंशियल, ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, तो मोर द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है. ठीक है, तो मोर द रिडक्शन पोटेंशियल ईजियर विल बी द रिडक्शन. तो अगर ये इजीली मेरा रिडक्शन में जा रहा है, सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ. ओके, समझ गए. तो ऐसे करना होता है. सिमिलरली अब अगर तुम यहाँ पे समझना चाहते हो Li के केस में, तो क्या होगा. Li के केस में Li पॉजिटिव को तुम कह रहे हो हम तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन देके Li बनाएंगे, तो Li कह रहे हैं कि यार मैं तो बनना ही नहीं चाहता, लेकिन तुम फिर भी Li को Li बना रहे हो, यानी कि इसको क्या कर रहे हो, इसका रिडक्शन कर रहे हो, है ना. तो क्या इसका रिडक्शन कर रहे हो, बट ये तो रिड्यूस होना नहीं चाहता, ये तो रिड्यूस होना नहीं चाहता, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी लो, सो इट डज नॉट वांट्स टू रिड्यूस वेरी इजीली, इसका रिडक्शन इजीली नहीं होगा. लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हु विल बी दी, तो फिर ये क्या होगा, है ना. तो यानी कि अगर ये +1 से 0 में जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है. तो अगेन दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट दिस इज अ पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड Li इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये Li हमारा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ये है. क्यों, क्योंकि ये कहेगा कि भाई मेरा रिएक्शन ऐसे नहीं ऐसे ज़्यादा फॉरवर्ड में जाएगा, यानी कि मैं तो ऐसे जाना चाहता हूँ. सो आई वॉन्ट टू गो इन टू द ऑक्सीडेशन, सो आई वॉन्ट टू बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. सो जस्ट फॉलो दिस ऑर्डर एंड तुम्हें समझ में आ जाएगा. ये सारे ऊपर मेटल्स हुआ करते हैं, ये नीचे नॉन मेटल्स हुआ करते हैं. तो मेटल्स का हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव ही होगा, क्योंकि वो रिड्यूस थोड़ी होता है ना, वो तो हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ऑक्सीडाइज होता है. और जो नॉन मेटल्स होता है उनका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होता है, क्योंकि वो तो गेन इलेक्ट्रॉन करके रिड्यूस ही होता है. ठीक है, सो दिस इज इट. आई होप आई हेल्प यू. सो बाय गाइज, सी यू इन माई अनदर सेशंस. बाय, टेक केयर.